हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूं। ये सवाल एज इट इज भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होते रहें एंड एग्जामिनेशन में आप सभी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। Which of the following shows the correct sequence in undertaking action research based studies? So action research जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। उन सीक्वेंस को आपको अरेंज करना है, ये इस सवाल में पूछा गया है। So पहला ऑप्शन बोलता है प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि सबसे पहले हम प्लान पर एक्ट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद उस एक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके ऊपर प्लान करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिंग से शुरू करेंगे, चिंतन करने से शुरू करेंगे किसी भी रिसर्च के लिए, उसके बाद चिंतन करने के बाद उस पर योजना बनाएंगे और योजना पर उसके बाद हम कार्य करेंगे और सबसे लास्ट में अवलोकन करेंगे, मतलब उस प्लानिंग को जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए उसको ऑब्जर्व करेंगे। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि योजना पर कार्य हम सबसे पहले शुरू कर देंगे, कार्य करने के बाद उस पर चिंतन किया जाएगा, फिर योजना बनाई जाएगी और अवलोकन किया जाएगा। तो ये ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि योजना पर कार्य करने के बाद यहाँ पर योजना बनाने की बात की गई है, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया। ठीक है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च बेसिकली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस रिसर्च है, जिसमें हम रियल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम करते हैं। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है तो हम रिसर्च नहीं करते, इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं। तो एक्शन रिसर्च वहां पर यूज किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च का एक साइकिल होता है। ठीक है। 4 फेजेस का साइकिल होता है, जिसमें सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हम रिसर्च कैसे कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक्ट कैसे करना है, प्लान कर दिया, उस प्लान को एक्चुअल में यूज कैसे करना है, उस पर एक्ट कैसे करना है, प्लान एक्ट। उसके बाद फिर उस एक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और सबसे लास्ट में आता है रिफ्लेक्शन। तो ये आ गया प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो ये एक साइकिल है जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। केस स्टडीज आर, सो देखिए रिसर्च के दौरान केस स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पूछा है कि केस स्टडीज क्या होती है। These are the studies conducted in the area of genetics and microbiology. So ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है। सूक्ष्म जीव और अनुवंशिकी रिसर्च के लिए केस स्टडी को इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, की जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उसको बहुत डीप में पढ़ना और उसके रिलेटेड कंडीशंस जो होते हैं उस चीज को भी बहुत डीप में समझना केस स्टडी कहलाता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है रिपोर्ट
ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। सो पॉलिटिकल कंडीशन के लिए भी केस स्टडीज को यूज नहीं किया जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, नो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी डोमेन है, उसमें जब एक टॉपिक को या एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उसके कंडीशंस को, उसकी हर एक चीज को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसको केस स्टडी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। सो आपको पता है कि सैम्पलिंग के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे ज्यादा कौन से रिसर्च मेथड्स को यूज किया जाता है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक थ्योरी लेक्चर में मैं लाई थी स्टूडेंट्स, जहां पर लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती है और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से रिसर्च आते हैं। ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शंस। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि प्रायिकता नमूनाकरण क्या होता है, जिसमें पॉपुलेशन से अगर हम लोगों को सैंपल सेलेक्ट करना है तो वो सब चीजें रैंडमली की जाती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस उसमें नहीं लगाए जाते। मान लीजिए हमारे पास 1000 लोगों की ऑडियंस है, उसमें से हमें सिर्फ 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो हम किसी रूल के बेस पर लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे कि भाई जो सिंगर है वो आ जाओ, जो डांसर है वो आ जाओ, ऐसे हम सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे। रेंडमली हम 1000 में से कोई भी 10 लोगों को चूज करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। और इसके अंदर सबसे पहली चीज कौन सी आ जाती है, सबसे पहली चीज आएगी रिसर्च, सॉरी सर्वे रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है सर्वे रिसर्च। जो जब भी हम सर्वे करते हैं तो उसमें हम कोई रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा नहीं लगाते, प्रोबेबिलिटी रिसर्च को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फिनोमिनोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च, ये गलत हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। एक्शन रिसर्च भी आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। और लास्ट है को रिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए 1, 2 एंड 5। ठीक है, सो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और को रिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च तीनों आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर है। सेम क्वेश्चन हम एज इट इज या थोड़ा सा घुमाकर पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तरफ फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया है, जैसे कि हम लोग थीसिस लिखते हैं रिसर्च में, डिसर्टेशन भी जिसको बोलते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, सेमिनार्स को अटेंड करते हैं। दूसरी तरफ उनके फीचर्स बताए गए हैं। ठीक है, पहला बोल रहा है बेस्ड ऑन फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडियाज, जिसमें कि आइडियाज को बहुत ज्यादा फ्री लेवल पर सर्कुलेट किया जाता है, आइडियाज बहुत ज्यादा शेयर होते हैं। टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन, की एक ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन है जिसमें कि एक टारगेट सेट किया गया होता है। तीसरा बोलता है रिफ्लेक्टिव डेलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर डिस्कशन की जाती है। प्रेजेंटिंग ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च डन, कि जो भी आपने रिसर्च की हुई है उस रिसर्च की समरी, यानी कि उसको पूरा नहीं, उसको शॉर्ट फॉर्म में बताना, उसको उसके लिए जो प्रेजेंटेशन या उसका जो आप फाइनल आउटपुट देते हो वो बोला गया है। और पांचवा ऑप्शन दिया है सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ओके, सो देखते हैं क्या ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि थीसिस क्या होती है। रिसर्च में जो भी हमने काम किया है उस चीज को हमें प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सो एक को अगर हम 5th से मैच करेंगे तो आंसर हमें यहीं से मिल रहा है। आगे भी देख लेते हैं। सेकंड का 4th है, रिसर्च पेपर क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ समरी ऑफ रिसर्च डन। जो भी चीजें हमने अपनी थीसिस में लिखी है वो डिटेल में रहती हैं और उन्हीं चीज को थोड़ा सा समराइज करके जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसको रिसर्च पेपर बोलते हैं। वर्कशॉप क्या रहता है, टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। एक वर्कशॉप है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ऑनलाइन, अभी देखिए ऑनलाइन सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, वेकेशन के टाइम पर ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती है। ठीक है, जहां पर पेंटिंग वर्कशॉप्स होती है, ड्राइंग वर्कशॉप्स होती हैं। तो ये क्या बोलता है, ये टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप होता है कि एक ग्रुप ऐसा होगा जिनको सिर्फ पेंटिंग ही सीखनी है, उस ग्रुप में सारे पेंटिंग वाले ही होंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जहां पर उनको सिर्फ ड्राइंग सीखनी है। एक ग्रुप ऐसा होगा जिनको शायद वहां पर कुकिंग सीखनी हो। तो टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है ये। और सेमिनार आता है हमारा रिफ्लेक्टिव डेलिब्रेशंस
बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम। तो सेमिनार क्यों हो रहा है उसकी एक पहले थीम डिसाइड की जाती है, फिर आगे उसका इवेंट करवाया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक ऑप्शन से ही हमें सही आंसर इसका मिल गया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट यूजुअली। सो इस क्वेश्चन को कीवर्ड के थ्रू हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले मुझे बता दीजिए कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो एक बार मुझे कमेंट करके अपडेट ज़रूर कर दीजिए। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा इसी वीक कंप्लीट होने वाला है, तो रिसर्च के बाद आप कौन सा यूनिट चाहते हो, किस यूनिट के सेशंस मुझसे चाहते हो, वो भी मुझे एक बार बता दीजिए ताकि मैं उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक का प्लान कर सकूं। ओके, सो क्वांटिटेटिव हम लोगों ने डे 1 में भी पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम नंबर्स के साथ काम करते हैं। सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। और क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम डिटेल में किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी रिसर्च के रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर्स के साथ उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। एंड क्वांटिटेटिव हमेशा क्या होता है, डिडक्टिव होता है। और क्वालिटेटिव जो गुणात्मक होता है वो क्वालिटेटिव होता है। इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था। क्वालिटेटिव को डिडक्टिव, सॉरी क्वालिटेटिव को हिंदी में गुणात्मक बोलते हैं, एंड ये हमेशा इंडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात की गई है, मात्रात्मक की बात की गई है, और इसका कीवर्ड बताया डिडक्टिव। सो सभी क्वेश्चंस में डिटेल में देखो, कीवर्ड डिडक्टिव कहाँ पर नजर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बिना ऑप्शन को पढ़े आप इसका आंसर आसानी से ढूंढ सकते थे, राइट। फिर भी देखते हैं इसमें क्या बोला है। It entails a deductive approach to the relationship between theory और research. So जो भी research के दौरान आप theory build कर रहे हो, जो भी उसका final result आपके पास आ रहा है, उस चीज के लिए हम deductive approach को follow कर रहे हैं quantitative के अंदर। So आसान कीवर्ड मैंने बताया, ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। Ethical norms in research do not involve guidelines for what? So देखिए, रिसर्च के दौरान कुछ एथिकल नॉर्म्स होते हैं, कुछ नैतिक मानदंड होते हैं, जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि एक रिसर्चर को ये रिसर्च के दौरान फॉलो करने हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसर्च के एथिकल नॉर्म्स की जो गाइडलाइंस है, उसमें 4 ऑप्शंस में से किसको मेंशन नहीं किया गया है, किसके बारे में बात नहीं की गई है। ऑप्शंस है थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी या फिर डेटा शेयरिंग पॉलिसी। सो डेटा शेयरिंग पॉलिसी होता है कि आप अपने रिसर्च का डेटा कैसे किसी के साथ शेयर करते हो या नहीं कर सकते हो। तो जो एथिकल नॉर्म्स है, जो रिसर्च की नैतिकता की एक लिस्ट है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए इसको लिस्ट बोल रही हूँ, उसमें ये चीज क्लियरली लिखी है कि आप अपने डेटा को शेयर नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हमें डू नॉट बोला है। पेटेंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि अगर किसी का डेटा है जिस जो उनका पेटेंट जिस पर है, आप उसको बिना उनकी इंफॉर्मेशन के अपने रिसर्च में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में भी एथिकल नॉर्म्स के अंदर बात की गई है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ऑलरेडी जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, उस टॉपिक पर ऑलरेडी किसी और ने रिसर्च किया है, तो आप उन्हीं के रिसर्च किए हुए आउटपुट्स को, डेटा को अपनी थीसिस में एज इट इज यूज नहीं कर सकते, उनका वो कॉपीराइट है। तो जब तक आप उस पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, उनको क्रेडिट नहीं दोगे, तब तक ये चीजें आप नहीं कर सकते। इसके बारे में बहुत ज्यादा रूल्स एथिकल नॉर्म्स के अंदर लिखे हुए हैं। तो लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज थीसिस फॉर्मेट। सो थीसिस फॉर्मेट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एपीए स्टाइल होता है, एमएलए स्टाइल होता है, लेकिन इन सब के बारे में एथिकल नॉर्म्स के अंदर बात नहीं की गई है। तो इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which sequence of research steps is logical in the list given below? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको आपको अरेंज करना है, बताना है कि कौन से ऑप्शन में वो सही से फ्रेम किए गए हैं। सो सबसे पहला प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, पीवाईक्यूज में भी हमने पढ़ा है कि रिसर्च का सबसे पहला स्टेप यही होता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियर पता लगता है कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हो, आपके रिसर्च करने के पीछे क्या आपका एजेंडा है। ओके, सो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यहाँ पर नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत कर देंगे। अगला है एनालिसिस, हाइपोथेसिस मेकिंग या डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल। तो सैंपल सिलेक्शन बाद में होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे सामने है, किस पे हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद फिर उस पर हाइपोथेसिस करेंगे, उसकी परिकल्पना का निर्माण करेंगे।
ठीक है, सो परिकल्पना का निर्माण करेंगे, उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाएंगे उस परिकल्पना के बेसिस पर, डेटा को फिर कलेक्ट करेंगे, जो डेटा कलेक्ट किया है फिर उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उस डेटा को हम फॉर्मुलेट करेंगे और लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से लेकर कंक्लूजन तक के सारे स्टेप्स आप लोग नोट कर लो। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर बहुत बार पेपर में आता ही है। Arrange the following sections of a research dissertation in correct sequence. So research dissertation या research thesis का sequence आपसे पूछा गया है। Okay, so सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है acknowledgement। ठीक है, थीसिस राइटिंग के दौरान सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लिखा जाता है, उसके बाद फिर हम यूज करते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हमें बताता है कि जिस टॉपिक पर आप लोग रिसर्च करने वाले हो उसमें ऑलरेडी क्या-क्या रिसर्च हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि आप जिसको बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हो ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन मिल चुका हो। तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए के बाद अगर हम डी देखेंगे ऑप्शन तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है। अगला है रिसर्च मेथड, कौन सा रिसर्च की पद्धति को आप यूज करोगे और सबसे एंड में आ जाएगा डिस्कशन। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट? सो वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी होता है एक्यूरेसी, कि हम रिसर्च जिस काम के लिए करने लगे थे क्या हम सही काम कर रहे हैं, सही रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च किसी रिसर्च करते हुए किसी गलत ट्रैक पर निकल चुके हैं। ये जानने के लिए वैलिडिटी को यूज किया जाता है रिसर्च के दौरान और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कोरोना जब चला था तो कोरोना की वैक्सीन बन रही थी। अब मान लीजिए बहुत सारे, जैसे हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, अब हर एक पर्सन पर वैक्सीन का ट्रायल तो नहीं हो सकता था। तो पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किए गए, जैसे कुछ एज ग्रुप के लोगों को निकाला गया, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को अलग से निकाला गया जो शुगर पेशेंट है, कुछ ऐसे लोगों को निकाला गया जो बीपी के पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट डिजीज है। तो ऐसे एज अ सैंपल 1-2 लोगों को सिलेक्ट किया गया, उन पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। वो ट्रायल अगर ये सैंपल पर सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद फिर जनरल पब्लिक पर वो ट्रायल किया गया। तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रिगर ऑफ द स्टडी नो, एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, कि आप सही से काम कर रहे हो या नहीं, ये एक्सटर्नल ये वैलिडिटी होती है। ये वैलिडिटी की डेफिनेशन है बट नॉट एग्जैक्टली एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, तो रिसर्चर की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम को हम क्यों यहाँ पर अलग से चर्चा उसके बारे में करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड, ये है सही उत्तर। जर्नलाइजेबिलिटी को आप ऐसे याद रखिए कि सैंपल पर कुछ ट्रायल किया है, सैंपल पर कुछ रिसर्च किया है और जो जनरल पब्लिक है उस पर वो चीज फिर एक्सेप्टेबल होगी या नहीं, ये चीज देखी गई। तो ये काम करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। स्टेटमेंट 1 बोलती है क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फसाइज ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो दो टाइप की रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बात करती है, कि ये बताती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो। तो ये उत्तर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करता है, ये हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस देता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि इस रिसर्च का जो रिजल्ट है वो यस या नो, गुड और बैड ऐसे नहीं आता, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसी वजह से क्वालिटेटिव में जरूरी होती है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो भी आउटपुट हमें आती है उसको हम कभी भी फ्रेम नहीं कर सकते अपनी रिसर्च थीसिस में, क्योंकि वो बहुत एक ऐसे टाइप में होता है, बहुत डिटेल में पर्सन ने उसका रिजल्ट लिखा होता है, स्टोरी के रूप में लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। तो क्वालिटेटिव के रिसर्च की आउटपुट को भी हमें हर बार स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखने के लिए क्वांटिटेटिव में यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है।
स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की प्रॉपर्टीज़ वाला पीवाईक्यूज़ और थ्योरी वीडियो नहीं देखा है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ ऐसे ही यूनिट को, नेक्स्ट यूनिट का नाम भी मुझे बता दो कि रिसर्च के बाद मंडे से मैं कौन-सी यूनिट स्टार्ट करूँ, ओके? The advantages of research based on field experiments are what? So field experiment जब रिसर्च में किया जाता है तो उसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? इसके अंदर बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्सटर्नल वैलिडिटी को फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं। आगे सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी है, तो ये दोनों गलत हो गए। सब्जेक्ट्स बिहेव नॉर्मली एंड नेचुरली। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट है वो नॉर्मली और नेचुरली दोनों तरीके से उसको यूज किया जाना चाहिए। तो ये सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो आंसर हमें वैसे तो मिल चुका है। देख लेते हैं आगे भी। द एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस इन नेचुरल सेटिंग। ठीक है, सो नेचुरली और नॉर्मली यहाँ भी आ गया था, इसका मतलब है नेचुरल सेटिंग भी सही होगा। एंड लास्ट है जनरेशन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो फील्ड स्टडी जो है वो प्राइमरी डेटा का ही को जनरेट करने में, प्राइमरी डेटा को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि फील्ड में जाकर हम डायरेक्ट जो पर्सन है उससे इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे क्वेश्चन ले सकते हैं, तो ये प्राइमरी डेटा है जो हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम खुद निकाल कर लेकर आ रहे हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो हम मान लीजिए किसी बुक में से ले रहे हैं, जो फाइंड किसी और ने किया है, हमें सिर्फ पढ़ना है। इंटरनेट में से लेते हैं, वो भी सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है? सो बी, सी एंड डी आपके पास आ गया सही उत्तर। इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड करते हैं आज के सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर बहुत पसंद आया होगा। कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक बार अपडेट मुझे कमेंट करके ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।